3 टर्मिनल डिवाइस है, used for variable resistance and for potential divider. Rheostat और 3 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसे इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कहेंगे, बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। 3 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिवाइडर। तो कोई भी सर्किट हो उसमें रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, और जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए इलेक्ट्रिकल कह रहा हूँ जहाँ पर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस देनी होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करनी होती है, तो जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस देनी हो और रेजिस्टेंस को वेरी कराना हो, वेरिएबल कभी कम कभी ज़्यादा, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अगर हमें पोटेंशियल डिवाइड करना हो, पोटेंशियल डिवाइडर से मुराद ये कि अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, आपको 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या आपको 6 वोल्ट चाहिए, तो फिर आप इसकी मदद से वो एक डिज़ायर्ड वोल्टेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसे रियोस्टैट कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है ना वो एक सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक। ये एक ऐसे प्लास्टिक का सिलेंडर होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी नील होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नील होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली ये कंडक्टर नहीं होता, और इसके साथ इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो चैप्टर 17 में हम पढ़ेंगे, मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वगैरह, कुछ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो वो भी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करता, यानी कि मैग्नेटिकली ये करंट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक सिलेंडर ले लिया आपने, फिर इसके ऊपर एक मैग्नेट जो है वो मैंने आपको बता दिया था, मैग्नेट वायर जो है वो आप यहाँ पर लगा देंगे। वायर लेकर मैग्नेट जो एक अलॉय से बनी हुई वायर है और इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इस वायर को आप बेयर वायर ले लेंगे, नंगी तार, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन ना हो, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर ना हो किसी भी और चीज़ की ना, बेयर वायर हो ये। इसको यहाँ पर इसका एक टर्मिनल यहाँ फिक्स करके फिर आप इस सिलेंडर के ऊपर इसको बाउंड कर देंगे टाइटली ना, अच्छे तरीके से। अगर आप यहाँ पर होते तो मैं आपको यहाँ दिखा देता, हमें जो पड़ा होता है जो तो आपके पास, तो ये उस वायर का एक एंड है, ये उस वायर का दूसरा एंड है, तो इसके ऊपर आपने टाइटली बाउंड कर दिया। उसके बाद इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिलेंडर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके साथ ही जो है ना वो ऊपर एक कॉपर का रॉड है, ये कॉपर का रॉड है जो कनेक्टिंग है। ये इधर भी एक नॉट लगी हुई है, इधर भी एक टर्मिनल बना हुआ है। तो बेसिकली एक टर्मिनल इसका ये होता है ए, ये होता है बी, और सी, इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं, एक प्लास्टिक की नॉब सी बनी हुई है ऐसे, ये एक प्लास्टिक की नॉब है जो इंसुलेटर है, नॉब जो मतलब इसके ऊपर स्लाइड कर सके रॉड, कॉपर रॉड के ऊपर ना, ये जो ऊपर कॉपर का रॉड है ना ऐसे, तो ये रॉड के ऊपर बनी हुई है। अंदर से जो है इस नॉब के साथ दो स्ट्रिप्स अटैच हैं, दो स्ट्रिप्स, पतरियां सी जिसे आप कह लें। तो वो जो दो पतरियां हैं ना, उन्होंने सिलेंडर को एक ने इस तरफ से और एक ने दूसरी तरफ से जो है वो पकड़ा हुआ है ऐसे, और अंदर से वो कहाँ चली गई है, अंदर से वो अटैच हो गई है नॉब के साथ, और नॉब के जरिए वो अटैच है कॉपर रॉड के साथ। मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी ये ठहरा हुआ होगा, ये जो ऊपर वाला नॉब जो है प्लास्टिक का, जहाँ ये ठहरा होगा, तो उसी जगह पर दोनों स्ट्रिप्स ने इसको पकड़ा हुआ होगा सिलेंडर को, और सिलेंडर के ऊपर तार है यानी कि तार को पकड़ा हुआ होगा। अब अगर मैं इसको पकड़ के इधर ले जाऊंगा तो फिर ये दोनों जो स्ट्रिप्स हैं, अगर ऊपर से मैं प्लास्टिक की नॉब को इधर लेके जा रहा हूँ, तो अंदर से नीचे जो दो स्ट्रिप्स आ रही है जो सिलेंडर के ऊपर है वो भी इधर चली जाएंगी, वो भी इस तरह ऐसे, इस तरह वो स्लाइड करती रहेंगी इसके ऊपर। और जहां पर भी मैं उन्हें ठहराऊंगा, छोड़ूंगा, रखूंगा, प्लेस करूंगा, तो वहां पर ये स्ट्रिप्स इन तारों को टच करते हुए ऊपर कॉपर को टच कर रही होंगी रॉड। तो इस तरह होगा क्या, इस तरह होगा ये कि एक इलेक्ट्रिकल पाथ बनेगा। लेट से यहाँ से करंट आ रहा है, वो इन वायर से होता हुआ इन स्ट्रिप्स तक पहुंचेगा, मेटालिक स्ट्रिप्स तक जो कि कनेक्टिंग मटेरियल की बनी हुई, फिर वहां से वो ऊपर रॉड पर पहुंचेगा, कॉपर रॉड पर, और रॉड से फिर वो बाहर निकलेगा। तो इसको हम कह देंगे सी, और ये जो सी है इसको फिर हम कहेंगे ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है,
ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी कि ऐसा कॉन्टैक्ट जो स्लाइड कर सकता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसकी सर्किट डायग्राम, सिंबॉलिकल या स्कीमेटिक डायग्राम हम इस तरह कह सकते हैं। ये ए है और ये बी है और ये जो है ये सी है। तो ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ये होता है जी हमारा ए बी और ये सी। तो जहां पर इस तरह की कोई सिंबल बनी हो समझ जाना यहाँ पर ये स्टाइल लगा हो। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो सिलेंडर, वायर बाउंड सिलेंडर विद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो तीन इसके टर्मिनल बन जाते हैं, ए बी और ये ऊपर वाला सी। जहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर आगे इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ। अगर किसी बच्ची या बच्चे को यहाँ तक कोई इशू है तो वो पूछ सकता है, बाद में फिर नहीं बताऊंगा मैं। जी नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने इधर ऐसे फ्रेम बनाया ना, तो ये बेसिकली उसको सपोर्टिंग फ्रेम है। जो सिलेंडर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक है ना जिसे हम बेस कहते हैं। तो सिलेंडर के पिल जो बेस है सिलेंडर की, जिस पर सिलेंडर बना हुआ, और उसी के साथ ही ये कॉपर रॉड के सपोर्टर है। तो ये सपोर्टर है, ये यहाँ से इसको कनेक्शन नहीं दे रहे, यानी कि ये सपोर्टिंग इधर है, वायर आगे जाके वायर बाउंड हो रही है। तो इनका इस ए और बी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जी। और कुछ? सर पॉइंट सी वाला समझ नहीं आ रहा। क्या सर समझना सी, नहीं है? जैसे ए और बी तो हमारे पास वायर है, हम्म। तो और सी का सी जो है, सी क्या? सी हमें एक एक्सटर्नल कनेक्शन दे रहा है। सी कॉपर रॉड के साथ नट लगा हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। कोई भी तार होगी वो यहाँ पर लगाएंगे हम और नट उस पर टाइट कर देंगे। तो अब वो कनेक्शन वायर जो बाहर जा रही है उस वायर से यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इस रॉड के जरिए वो इन दोनों स्टिप्स तक, पतरियों तक पहुंचेगा। वो पतरियां इस सिलेंडर को किसी पॉइंट से पकड़े हुए होंगी, फिर वो वहां पर पहुंचेगा और फिर वहां से वो बाहर जाएगा। जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि उसने डार्क ब्राउन किया है, करंट का जो फ्लो है उसको उसने डार्क ब्राउन से शो किया है। अब वो कह रहा है कि यहाँ से करंट आ रहा है, फिर वो एक विंग से, एक वाइंड से गुजरता है, फिर दूसरे रिंग से गुजरता है, फिर तीसरे रिंग से, फिर वो चौथे रिंग से, और फिर वो पहुंचता है स्ट्रिप्स तक। आगे उसने इसको छोड़ा हुआ है, ये डार्क नहीं है। फिर वो स्ट्रिप्स तक पहुंचा और फिर ऊपर कॉपर पर पहुंचा और फिर बाहर चला गया। तो ये जो सी है ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है, ये इस वायर का जो करंट है उस करंट को एक्सटर्नली एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक रास्ता देगा। तो अब उसको करंट को ऊपर उठाएगा कौन? तो सिलेंडर से उठाएंगी उसको पतरियां, जो स्ट्रिप्स हैं वो उसको, क्योंकि तार नंगी है, जब वो उसे टच करेंगे तो वो एक कनेक्टिंग पाथ बनेगा। तो वो करंट वायर से पहुंचेगा स्ट्रिप पर, स्ट्रिप से पहुंचेगा ऊपर कॉपर रॉड पर, और फिर कॉपर रॉड से बाहर। जी करंट पहुंचेगा वायर में, जो सिलेंडर के ऊपर वायर है, बुक अपने सामने रखें, उस वायर से पहुंचेगा स्ट्रिप के पास, जिन्होंने उसको टच किया हुआ है सिलेंडर को नीचे, दो पतरियां इधर से भी और पीछे आगे दोनों इस तरह, इस तरफ दोनों ऐसे आगे, ऐसे उन्होंने पकड़ा हुआ ऊपर नीचे वाले सिलेंडर। फिर उन स्ट्रिप से ऊपर कॉपर रॉड के पास और फिर कॉपर रॉड से बाहर। ठीक जी। सर ये रेजिस्टर जो आपने बनाया, ये करंट को रेजिस्टेंस कहाँ फेस करनी पड़ रही है? जब करंट तारों में से गुजर है, जो मैग्नेट वायर से जब करंट गुजरेगा तो मैग्नेट वायर की जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। सर जी क्या कह रहे हैं? जी महबूब क्या कह रहे हो? अच्छा और कोई बोले? सर ये अब रियोस्टेट में
थर्ड टर्मिनल हमने साइड पे नहीं रखा, थर्ड टर्मिनल हमने सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, वो फिर अभी यूज बता रहा हूँ ना, उसे चेंज करना है ना, वेरिएबल बता रहा हूँ ना, अभी उसको यूज करना है बताता हूँ। हम भी शेख साहब। सर अब ये जो ऊपर नॉब लगा हुआ है इसके और जो रेजिस्टेंस हम्म वायर है सर, इसमें हम्म। रेजिस्टेंस इस तरह कंट्रोल होगी कि अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी है, करंट कम भेजना है, तो ये नॉब को आगे कर देंगे और जिस हाँ वायर से ज्यादा करंट गुजरेगा फिर वहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो हाँ, जाएगी। ऐसे ही। यही अभी चौधरी साहब भी तो यही पूछ रहे थे ना, अगर मुझे रेजिस्टेंस कम करनी है तो मैं, और मेरा कनेक्शन है ए और सी के दरमियान, तो मैं इस नॉब को पकड़ के इधर ले आऊंगा, ए के करीब ले आऊंगा, मैं इसको ए के करीब रख दूंगा इधर। तो जब ये ए के पास होगी तो अब जब करंट आएगा उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो स्ट्रिप से होता हुआ बाहर चला जाए, या वो आगे जाके रुक जाए। अब आगे तो पाथ ही कंप्लीट नहीं है, आगे तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, लिहाजा होगा ये कि यहाँ से करंट आएगा और इन इस ए की विंग से होता हुआ स्ट्रिप्स को टच करता हुआ ऊपर चला जाएगा और ऊपर से बाहर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी। और अगर मैं स्लाइडिंग करंट को पकड़ के बी की तरफ ले जाऊंगा तो वो पूरी मैग्नेट वायर का जो सिलेंडर है वो पूरे चक्कर काट के आएगा, तमाम वायर में से होकर आएगा, तो अब उसको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखा है। तो इधर ले जाएंगे बी के पास तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम, ए के पास ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस मिनिमम, दरमियान में क्या रखेंगे तो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस। जी और कोई सवाल? जी नहीं जाएगा ना, बी की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ना, करंट वहां जाता ही नहीं जहां सर्किट कंप्लीट ना हो। जी नहीं, जब हम इसको एज ए वेरिएबल, अब इसका पहला इस्तेमाल है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हम इसको एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर रहे हैं तो फिर हम इसको सर्किट में इस तरह कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम इसे इस तरह यूज करें, ये हमारा वोल्टेज है, ये इसका फंक्शन है एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं, अब मैंने यानी कि बैटरी का मैंने एक टर्मिनल ए के साथ बांध दिया है, दूसरा मैंने सी के साथ बांध दिया है, अब बी के साथ कुछ नहीं है। तो अब अगर मेरा स्लाइडिंग कनेक्ट होगा ए पर, यहाँ पर होगा, अगर ये यहाँ पर है तो फिर ये करंट का पाथ है सी के जरिए, इधर जाएगा नहीं, पूरी ये जो रेजिस्टेंस टोटल इसकी जो रेजिस्टेंस आर है वो ऑफर नहीं होगी। मैं इसको इस तरह शो करता हूँ, व्हेन दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट ए द रेजिस्टेंस, इसको मैं स्मॉल आर शो करता हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी जीरो। और जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए से बी की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस मेरी स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस है वो मेरी जीरो से कैपिटल आर की तरफ जाएगी। तो जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मेरा ए से बी की तरफ जा रहा है, ये सी ए से बी की तरफ जा रहा है, तो वैसे वैसे जो मेरी स्मॉल आर है वो बढ़ती जाएगी, और जब ये बी पर पहुंचेगा तो टोटल की टोटल आर जो है ना वो इफेक्टिव हो जाएगी, टोटल आर इफेक्टिव हो जाएगी फिर। जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अगर आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पहले बी पर रखा हुआ है तो फिर तो रेजिस्टेंस आपकी मैक्सिमम है। करंट का पाथ देखें ना, करंट कहां से आ रहा है, करंट ए से पूरा रियोस्टेट से होकर फिर यहां से बाहर जाएगा, इसका मतलब है पूरा रियोस्टेट इफेक्टिव है। तो अब अगर आप उस स्लाइडिंग रड को बी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब है आप रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। वो आपने देखना ये है ना कि आपका सर्किट कैसे लगा हुआ है, करंट का पाथ कैसे बन रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ए से नहीं लगाते, पॉजिटिव टर्मिनल आप बी से लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जैसे आप कह रहे हैं, अगर पॉजिटिव बी पर है तो फिर अगर सी यहाँ पर है तो करंट यूं आगे ये बाहर, बस अगर पॉजिटिव यहाँ पर लगाना है तो फिर वो फिर उल्टा हो जाएगा सर,
वो तो टर्मिनल्स पे देखना है आपने कि आपने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा ना कि करंट का पास क्या बन रहा है। अगर करंट पूरे रियोस्टेट से गुजर के जा रहे हैं सी तक, तो इसका मतलब है वो पूरा इफेक्टिव है। अगर वो दरमियान में या शुरू में ही स्ट्रिप्स को टच करके ऊपर चला जाएगा तो फिर हम कहेंगे वो लेस इफेक्टिव है। ठीक है जी। तो अब अगर ये नेगेटिव टर्मिनल जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है हमारा, ये यहाँ बी पर हो, बी है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ओम्स लॉ के मुताबिक वो होगा V इक्वल टू आई आर। तो आई होगा हमारे पास V ओवर आर। तो ये वो करंट है जो इधर प्रोड्यूस होगा। तो जब आर से मुराद है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट है आर, V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है और करंट आई है जो इसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके। अब है इसका दूसरा फंक्शन एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। एज ए पोटेंशियल डिवाइडर अगर आप इसे देखेंगे तो फिर आप इसको ऐसे लगाएंगे, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर आर। ये लो बच्चों, अब हमने क्या किया, वो वोल्टेज जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो हमारा टोटल वोल्टेज है, उस टोटल वोल्टेज को हमने रियोस्टेट के दोनों टर्मिनल से लगा दिया, एक ए से लगा दिया, दूसरा बी से लगा दिया। अब इसमें I इज इक्वल टू V और R जो है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जहां आगे हमने, ये जरा पॉइंट समझिएगा आप, जहां आगे हमने वोल्टेज देने हैं, फर्ज करें ये हमारे पास 12 वोल्ट है, अब हमें आगे देने हैं 3 वोल्ट देने हैं, 6 वोल्ट देने हैं। जिन दो टर्मिनल्स को हमने पोटेंशियल डिफरेंस देने हैं तो वो भी दो टर्मिनल्स होंगे ना, तो उनमें से आप क्या करें, उनमें से आप एक सी को चूज कर लें और दूसरा आपकी मर्जी है कि आप दूसरी तार जो है ना ए से लगा लें या बी से लगा लें। हमारी बुक में उसने दूसरी तार बी से लगाई हुई है, तो फिर ये बन जाएगा VBC। समझ आई है? जो हमारे सही है, बात पास, दोबारा बताएं। ये हमारे पास जो है ना, ये जो रियोस्टेट है, तो जो टोटल वोल्टेज है वो ए और बी के साथ आके लग जाएगा, ये ऊपर सीट है, तो टोटल बैटरी जो हमारी वो यहाँ लग जाएगी। तो फिर उसके बाद जिसको आपने वोल्टेज देना है, जिस सर्किट को आके देना है, उसकी एक तार यहाँ से लगा दें, एक यहाँ से लगा दें। तो अब तो जैसे बी और सी दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा उस सर्किट को जो आगे लगा हुआ है। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे आपने बी से अटैच करी है, हाँ, एक सी से करे, एक सी से करे, एक बी से करे, तो ए से कर सकते हैं। आप ए से भी कर सकते हैं, आप एक तार सी से लगा लें, दूसरी ए से लगा लें, वो भी आप कर सकते हैं, आप इन दो के दरमियान भी ले सकते हैं। बस वही बात, फिर रियोस्टेट की मोशन को फिर उस हिसाब से देखना होगा। अब क्या होगा, अब ऐसे होगा जैसे ये डायग्राम बनी हुई है। अब इस तरह लगेगा कि जैसे हमारे पास ये है टोटल रेजिस्टेंस R, ये टर्मिनल है B, ये टर्मिनल है A, और यहां से आपने रियोस्टेट को टच किया हुआ है, तो ये है C। तो अब B और C के दरमियान जो है ना, उस मैग्नेट वायर के कुछ 2 3 4 टर्न्स आ रहे हैं। तो अब ये जो B और C के दरमियान जो मैग्नेट वायर के 2 3 टर्न्स आ रहे हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस होगी, इसको फिर हम शो करेंगे स्मॉल r से। जो टोटल रेजिस्टेंस है रियोस्टेट मैग्नेट वायर की वो थी R, तो जो A और C के दरमियान बच गई वो होगी R माइनस स्मॉल r। और अब ये ऐसे एक्ट करेगा जैसे दो रेजिस्टर सीरीज में लगा दिए गए हैं, ये स्मॉल r, ये R माइनस स्मॉल r, ये A, ये C और ये B। तो अब ये ऐसे एक्ट करेगा कि जैसे दो रेजिस्टर सीरीज में लगा दिए गए हैं, ये स्मॉल r, ये R माइनस स्मॉल r। और आपको पता ही है, या मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो हमारे पास जो रेजिस्टर होते हैं, अगर वो दो रेजिस्टर सीरीज में हो तो क्या होता है, वोल्टेज वेरी करता है। डिवाइड हो जाता है।
तो अब ये जो रजिस्टर स्मॉल आर है, इसके क्रॉस अगर मुझे वोल्टेज मालूम करना हो तो फिर वो वोल्टेज मैं कैसे मालूम करूंगा, अगर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करना हो। तो अब वो मैं देखूंगा कि मेरे पास जो करंट जा रहा है वो जा रहा है V ओवर R, सॉरी, जो मेरा वोल्टेज ओम्स लॉ के मुताबिक जो फार्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब जो इसमें से करंट जा रहा है, इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो यहाँ पर स्मॉल आर है, जो B और C के दरमियान स्मॉल आर है, उस स्मॉल आर में से भी उतना ही करंट जा रहा है। तो फिर ये हो जाएगा V B C इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल आर। तो जो इस स्मॉल आर में से करंट जा रहा है वो जा रहा है I, और जो इसकी रेजिस्टेंस है B और C के दरमियान वो है स्मॉल r, तो ये आई आर हो जाएगा। अब V B C किसके इक्वल हो जाएगा, जो I है वो है V ओवर R इंटू स्मॉल r, ये फार्मूला आ जाएगा इसमें। अब जो हमारा स्लाइडिंग कोऑर्डिनेट C है, अगर वो मूव करता है कहां से, B से A की तरफ, तो जो B और C के दरमियान अगर स्लाइडिंग कोऑर्डिनेट C ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो 0 से R तक बढ़ेगी। और जो VBC होगा हमारा, अगर स्मॉल r 0 है तो VBC भी 0 है, और अगर स्मॉल r हमारा कैपिटल R के बराबर है तो फिर VBC V के बराबर है। ये है जी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मूवमेंट। तो अगर आपने एक्सटर्नल सर्किट जिसको आपने वोल्टेज देना है, अगर वो B और C के दरमियान लगा हुआ है, B और C के दरमियान, तो जब सराउंडिंग कॉन्टैक्ट B पर मौजूद होगा, जब वो एग्जैक्टली B पर मौजूद होगा यहाँ पर, तो फिर B और C के दरमियान रियोस्टैट की कोई भी टर्न नहीं आएगा। जब कोई टर्न नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। और जब दो पॉइंट्स, मैंने आपको जैसे परिंदे वाली बात हम कर रहे थे, जब दो पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो रेजिस्टेंस भी 0, ये भी 0। जब C B पर मौजूद है, अब C को हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जा रहे हैं। अब वो रियोस्टैट पहले यहाँ था ना, अब वो स्लाइडिंग कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। जब वो एक ही तरफ जा रहा है, सर्कल लगा हुआ है B और C के दरमियान, तो फिर B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, पहले एक टर्न आया, फिर दो टर्न, फिर तीन टर्न, फिर चार टर्न, तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। जब रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो फिर B और C के दरमियान वोल्टेज भी बढ़ रहा है, और जब हम उसे ला के A पर खड़ा कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो भी टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो रहेगी, टोटल वोल्टेज भी हो रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करा के हम वोल्टेज जो है ना 0 से लेकर, वो जो 12 वोल्ट की बैटरी है या 24 वोल्ट की बैटरी है, तो हम 0 से लेकर 24 वोल्ट तक वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। अब आपको अगर 1.5 वोल्ट चाहिए, आप वहां रुक जाए। अगर आपको 3 वोल्ट चाहिए, थोड़ा सा आगे ले जाए। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए, थोड़ा सा और आगे ले जाए। ऊपर से स्लाइडिंग करंट को पकड़ के प्लास्टिक की नॉब को, ताकि आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि वो इंसुलेटर है। आप थोड़ा सा उसे और स्लाइड करा दें, फिर और स्लाइड करा दें, तो जितना आपको वोल्टेज चाहिए आप वहां पर जाके रुक जाएंगे, तो आपको डिजायर वोल्टेज मिल जाएगा। तो जो आपने बैटरी लगाई हुई, जो आपने सोर्स लगाया हुआ है, तो 0 से लेकर उसकी वैल्यू तक आप पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। अगर वो 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब है आप 0 से 6 वोल्ट तक हासिल कर सकते हैं। ये है पोटेंशियल डिवाइडर, और ये है वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। ये जो इक्वेशन मैंने ड्राइव किया है इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 रेजिस्टर सीरीज में हो, टोटल जो बैटरी लगी हुई है वो वोल्टेज भी आपको मालूम हो, और आपने किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना हो कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के टर्मिनल्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसका तरीकेकार ये है कि टोटल इनपुट वोल्टेज इनटू वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है उससे आप डिवाइड कर दें, उस एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ये था जी रियोस्टैट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। जी बताएं जी, आप कोई सवाल करना है तो।